इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ ही मिनटों में जो है ये बहुत फेटल असर दिखाने लगती है। तो मुझे जानना था कि अच्छा खासा भला इंसान है, उसने कुछ खाया या कुछ ट्रिगर हुआ उसे, और मिनटों में इतना सब कुछ हो गया, और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी गिर जाता है, सांस में भी दिक्कत आ जाती है, जान तक बनाती है। तो क्या अल्कोहल से भी होता होगा? बहुत लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल होती है कि मान लीजिए हम राह चल रहे हो, मार्केट में हो या घर पे हो मान लीजिए, और किसी को एनाफिलिसिस जो है एनाफिलिस्टिक सीजर हो एक तरह से कहें, या फिर ये ट्रिगर हो जाए एकदम से, तो तुरंत क्या करना चाहिए? हम लोगों में दिक्कतें यही हैं कि हम मशीन की तरह दौड़ रहे हैं, खाने का समय नहीं है, जो भी हाथ में आता है वो खा लेते हैं। मुझे पूछना था कि जनरली क्या ट्रिगर्स आपको नज़र आते हैं? कुछ खाने पीने के ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, या फिर कहीं धूल? बट ये ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जान बच सकती है अगर एनाफिलैक्सिस हो गया। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कुछ कपड़ों से भी लोगों को एनाफिलैक्सिस होता है। कपड़ों से किस तरह के? एलर्जी तो हम सभी को कभी ना कभी होती है, कभी धूल से, कभी मिट्टी से, कभी कुछ खाने से। मगर क्या आप जानते हैं कि कुछ एलर्जीज इस तरह की होती हैं कि वो जानलेवा साबित हो सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि यूं तो जिसके बारे में लोग काफ़ी कम जानते हैं, मगर जानना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी जानलेवा है। इस बीमारी का नाम है एनाफिलैक्सिस। तो हमने सोचा कि इस पर ही आज बात की जाए हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अवी कुमार, जिनसे आज बात करेंगे, समझेंगे कि एनाफिलैक्सिस क्या है, ये किस तरह की एलर्जी है कि जानलेवा साबित होती है, किस तरह से ट्रिगर होती है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे इसे बचा जाए, और अगर फंस जाए इसमें तो कैसे इससे भागा जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। तो पहला सवाल तो मेजरली मैं यही करना चाहूँगा कि एनाफिलैक्सिस ये जो बीमारी है, सुनने में बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, ये है क्या दरअसल? देखिए, एनाफिलैक्सिस को जनरली हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं तीव्र ग्रहिता। तीव्र का मतलब बहुत तेज़ी से पकड़ लेती है आपको, और ग्रहिता को एकदम पकड़ना। तो इसका जो एनाफिलैक्सिस का मूल मंत्र यही होता है कि बहुत तेज़ी से होता है और बहुत गंभीर एलर्जी का प्रक्रिया है। ये आपके शरीर को एकदम जान पे आ जाती है आपके, और जानलेवा ये बन जाती है। तो एनाफिलैक्सिस जब आपके काफ़ी अंग इसमें इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि आपका हार्ट में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, आपके लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, आपके स्किन पे भी एलर्जीज़ हो जाए। और ये एलर्जीज़ से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एलर्जीज़ सिर्फ एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है, एक अंग को अफेक्ट करती है, बट जो ये एनाफिलैक्सिस है ये पूरे शरीर को आपको अफेक्ट करती है। थोड़ा सा मैं एलर्जी को भी खोलना चाहूँगा, है ना। एलर्जी हमें जितना बेसिक तौर पे मुझे समझ में आता है कि कुछ भी ट्रिगर एक आपका होता है जिससे आपकी या तो कहें हार्मोनल इम्बैलेंस का, या फिर आपका जो ऑर्गन है वो उससे ग्रसित होता है। तो थोड़ा एलर्जी को भी अगर आप समझाएं थोड़ी आसान भाषा में। देखिए, एलर्जी क्या होती है, ये हम जल्दी पेशेंट जब हमसे पूछते हैं ये एलर्जी क्या है, किस वजह से है। एलर्जी किसी भी तरह का रूप ले सकती है। कुछ लोग परेशान होते हैं कि चमड़ी की एलर्जी से, कुछ लोग परेशान होते हैं नाक की एलर्जी से, कि उनका नाक बंद रहता है, नाक बहता रहता है, छींकें रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भी हमें सांस हो गया या दमे की दिक्कत होगी, वो आपके सांस की नली की एलर्जी की वजह से होता है। अब ये जल्दी इसका क्या मीडिएटर होता है, जो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स हो, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है शरीर की, वो आपका हिस्टामीन रिलीज़ करती है। एक तरह का एक पूरा रिलीज़ होता है, एक तरह का वेल्कनो अंदर रिलीज़ हो जाता है। उसकी वजह से आपके जो सारे ऑर्गन्स में अफेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो इससे एलर्जी आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छा, वापस आते हैं एनाफिलैक्सिस पे। तो इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ ही मिनटों में जो है ये बहुत फेटल असर दिखाने लगती है। तो मुझे जानना था कि अच्छा खासा भला इंसान है, उसने कुछ खाया या कुछ ट्रिगर हुआ उसे, और मिनटों में इतना सब कुछ हो गया, तो कुछ ही मिनटों में क्रिटिकल कैसे हो जाता है इंसान? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिस्टामिक नामक रसायन है, यही सबसे मेन कल्प्रिट है। जैसे एनाफिलैक्सिस में हम यही कहते हैं कि एक तरह को वॉल्केनो अंदर आ गया है, फव्वारा छूट गया है। अब जब वॉल्केनो आता है तो इतना तेज़ी से आता है और इतना गंभीर होता है कि उसका इफेक्ट डिवास्टेटिंग होता है, और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी गिर जाता है, सांस में भी दिक्कत आ जाती है, जान तक बनाती है। तो सर किस तरह के लोगों को इस बीमारी से ज़्यादा खतरा है? देखिए, हम तो यही सबको ये बोलते हैं कि भाई आपको अगर पहले भी एलर्जी का कोई हिस्ट्री रहा है या एस्थमा रहा है, वो जो लोग ज़्यादातर ये वो रहते हैं कि भाई उनको एनाफिलैक्सिस होने का रिस्क बना रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो रिस्क यही रहता है कि जिनको पहले भी हिस्ट्री है एनाफिलैक्सिस की, उनको तो फूक फूक के अपना कदम
अपनाना पड़ता है, क्योंकि कोई नई चीज़ अपनाओ और उसकी वजह से एकदम एनाफिलैक्सिस हो जाए, ये भी एक डर रहता है। अब तो इतने सारे केसेस देखते रहते होंगे, मुझे पूछना था कि जनरली क्या ट्रिगर्स आपको नज़र आते हैं? कुछ खाने पीने के ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, या फिर कहीं धूल? देखिए जनरली आपने जैसे कहा, खाने पीने में तो नट्स बड़े लोगों को इन्वॉल्वमेंट होती है इस एनाफिलैक्सिस की वजह से। पीनट्स होते हैं, है ना, ग्राउंड नट्स होते हैं, तो नट्स ज़्यादातर लोगों को दिक्कत दे देते हैं। फिर आती है ड्रग्स में कभी कभी हमने ये भी देखा, पैरासीटामोल से भी लोगों को एनाफिलैक्सिस हो जाता है, एंटीबायोटिक से एनाफिलैक्सिस हो जाता है, एस्पिरिन से एनाफिलैक्सिस हो जाता है, सल्फा ड्रग से एनाफिलैक्सिस हो जाता है। फिर आपको कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कुछ कपड़ों से भी लोगों को एनाफिलैक्सिस होता है। कपड़ों से किस तरह के? कपड़ों से, कुछ कपड़े नए पहने और उससे एकदम आपका ब्लड प्रेशर और एकदम सांस लेने में परेशानी हो गई। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि इस कपड़े से, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ नई चीज़ लगा रहे हैं तो आप उसमें लिखा था पैच टेस्ट, है ना, कि आप पहले पैच पे हल्के से हाथ लगा के ट्राई करें, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, फिर आप प्रॉपर एप्लीकेशन करें। कपड़ों को लेके तो ये भी वही बड़ी रेयर है, बट अगर आपको उस कपड़े से हो रही है तो उस कपड़े से दूर हो जाइए। सर, आप पीनट की बात कर रहे थे। हम अक्सर सिटकॉम्स देखते हैं, वेस्टर्न सिटकॉम्स, अमेरिकन देखते हैं, तो उसमें पीनट एलर्जी होना बहुत ही सामान्य बात मानी जाती है, अक्सर कई केसेस में दिख जाती है। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत आश्चर्यचकित रहता हूँ कि पीनट जैसी छोटी चीज़, मूंगफली जैसी छोटी सी चीज़ आपकी बॉडी में मतलब इतना ड्रास्टिक दिक्कत ला सकती है अगर आपको एलर्जी है। तो ये क्या सिर्फ हिट एंड ट्रायल ही मेथड है कि जिन लोगों को पीनट खाने के बाद ही पता चलेगा कि हमें पीनट एलर्जी है, या फिर कुछ टेस्ट होते हैं इस तरह के? नहीं, देखिए कुछ टेस्ट तो होते हैं, कुछ एलर्जी टेस्ट होते हैं, कुछ आपके स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं, फाडिया टॉप करके भी एक टेस्ट होते हैं जिससे आपको एलर्जीज पता लग जाती हैं। स्पेसिफिक IgE अगेंस्ट जो फूड एलर्जेंस होते हैं वो भी होते हैं कि भाई आपको, बट सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपकी हिस्ट्री, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं वो आपको 10 चीज़ से एलर्जीज का बता देंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि वो 10 चीज़ से ही आपको एलर्जी हो। आपको खुद एक निर्णायक रूप में आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ इस चीज़ से हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि उन टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव रेट ज़्यादा रहता है। अच्छा, ये तो रही देखिए जो चीज़ हम खा रहे हैं, या आपने कहा पहनने का, क्या खुशबू, परफ्यूम या इवन कलर से एनाफिलैक्सिस की प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है? देखिए कलर से जैसे हेयर कलर्स होते हैं या मेहंदीज होती हैं, उनसे लोगों को मैंने देखा है कि उनसे एनाफिलैक्सिस ट्रिगर हो जाता है। परफ्यूम से या खुशबू से या पेंट की स्मेल से या केरोसिन की स्मेल से या पेट्रोल की स्मेल से जनरली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एस्थमेटिक्स ज़्यादा आते हैं, जिनको एलर्जी सांस की नली की हो जाती है या नाक बहना शुरू हो जाता है। बट एनाफिलैक्सिस तक पहुंचना थोड़ा सा उनके लिए, हमने ऐसा नहीं देखा कि वो एनाफिलैक्सिस तक पहुंच जाते हैं, बट एलर्जीज में उनको ज़रूर होती है। तो हम अपने जो हमारे OPD में पेशेंट्स आते हैं जिनको दमा होता है, या उनको नाक से परेशान होते हैं, तो हम उनको वही बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्मेल से, परफ्यूम से, स्मेल्स ऑफ पेट्रोल, केरोसिन, इनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। तो क्या इस तरह की एलर्जीज कम्युनिकेबल होती हैं? नहीं, इस तरह की एलर्जीज कम्युनिकेबल नहीं होती। अच्छा, और अगर इंडिया के केस में परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स किस चीज़ को आके देखने को मिलते हैं आपको? आपने दमा तो बताया, लेकिन वो ट्रिगर्स क्या हैं? खुशबू, खाना पीना, या क्या? देखो, हमने अभी जो लोग आते हैं, अभी हमने पिछले महीने में ही 2 पेशेंट्स हमारे पास आए, एडमिट भी हुए, वो खाने की वजह से ही हुए। उन्होंने नया एक ने पेशेंट्स ने इटालियन फूड ट्राई किया, उसमें फंस गए, और एक ने सी फूड ट्राई किया, उसमें फंस गए, और वो फिर 24 आवर्स तक हमने ऑब्जर्वेशन में उनको रखा। तो क्या इसमें ऐसा है कि पहली एनाफिलैक्सिस जो है वो रिकरिंग भी होता होगा? बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है ना कि जिस ट्रिगर से आपको एक बार हुआ है तो उस ट्रिगर से दोबारा होने का रिस्क बना रहता है, और ऐसा भी होता है कि क्रॉस सेंसिटिविटीज़ भी होती हैं। अगर एक से हो गया तो दूसरे से भी आपका जल्दी हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको, जब एक बार हुआ है तो नई चीज़ ट्राई करने में थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। अपनी जो नई चीज़ अगर कुछ ले भी रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट में लें, ऐसा ना हो कि लार्ज अमाउंट में चले जाए कि आप सीधा एनाफिलैक्टिक शॉक में फिर चले जाएं। ओके, है ना, क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ एलर्जन आप ले रहे हैं ये भी बड़ा निर्णायक रहता है। अगर बहुत ज़्यादा आप अमाउंट ऑफ उसका एक्सपोजर ले लेंगे एलर्जन का, तो आपको श्योर है कि भाई आपको रिस्पॉन्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एनाफिलैक्टिक शॉक। ओके। तो सर एक सवाल तो मेरा ये भी था कि मान लीजिए हम राह चल रहे हो, मार्केट में हो या घर पे हो मान लीजिए, और किसी को एनाफिलिसिस जो है एनाफिलिस्टिक सीजर हो एक तरह से कहें, या फिर ये ट्रिगर हो जाए एकदम से, तो तुरंत क्या करना चाहिए?
तुरंत तो देखिए, एक तो जनरली पहले सबसे चीज़ तो है जिस वजह से हो रहा हो उसको उससे दूर करना चाहिए, अगर आपको पता लग पा रहा हो। दूसरी चीज़, एक तो हेल्प को कॉल फॉर हेल्प करनी चाहिए। तीसरी चीज़, अपना पेशेंट को लेटा दें, पैर थोड़ा से उसके ऊपर कर दें कि ब्लड सप्लाई ब्रेन में जाती रहे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। तो अगर आपके आसपास कोई अगर पता लग रहा है कि भाई, सबसे इम्पोर्टेंट तो है उसको पहचानना कि भाई हाँ ये एनाफाइलेक्सिस ही है, क्योंकि चक्कर तो ये होता है कि पहचान में ही नहीं आ पाता कि एनाफाइलेक्सिस है भी कि नहीं, कुछ और तो नहीं है। अगर आप पहचान पा रहे हैं कि हाँ एनाफाइलेक्सिस ही है, तो फिर आप अपना एपिनेफ्रिन पेन्स आते हैं, अगर पास में कोई दुकान है तो वहाँ लगवा सकते हो, या हेल्प आ जाएगी तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। मुझे अगला सवाल मेरा, मैं इसी पे आ रहा था, एपिनेफ्रिन जो है इसको लेकर क्या मिथ्स हैं और ये एग्जैक्टली क्या है लोगों को जनरली इनको देखिए, पता लोग ना? थोड़ा सा घबराते हैं, कतराते हैं इस चीज़ से कि भाई इसकी वजह से कोई सांस में दिक्कत ना हो जाए। बट ये ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जान बच सकती है अगर एनाफिलैक्सिस हो गया आपको। क्या ये कोई कैप्सूल है? एक पेन की तरह आता है, एक पेन आप लगा लेंगे इंट्रामस्कुलर तो आपकी चीज़ें वहीं शांत हो जाएंगी। जो आपका एक तरह वॉल्केनो अंदर हिस्टामिन का छूटा होता है वो काबू में आ जाएगा, सारी चीज़ें पर्याप्त रूप से आपकी संचालित हो जाएंगी। मेरे साथ बहुत रीसेंट कुछ महीनों पहले हुआ था, और वो मेजरली ये था कि मैंने कहीं से कुछ लेके खाया और फिर मुझे हाइव्स जो कहते हैं आपको, मतलब और होता रहता है, और फिर मैंने कुछ दवाइयाँ खाई, गोलियाँ है ना, जो एंटी हिस्टामिन्स बोलते हैं जिन्हें। तो मेरा सवाल इससे भी जुड़ा था कि मान लीजिए आप जो है मार्केट से डॉक्टर के पास जाएंगे, बीच का जो वक्त है जो कि कष्टकारी हो सकता है, तो इस दौरान ये गोलियाँ कितना अच्छा रोल निभा सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि भाई अगर आपको एनाफिलैक्सिस हुआ है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो आपका एपिनेफ्रिन ही है। बट हाँ ये है कि अभी आपको अगर सिर्फ एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक्स काम करेंगे या स्टेरॉइड्स काम करेंगे, बट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो आपका वही रहेगा, एपिपेन। ओके। बीमारियों को लेकर एक बात कही जाती है कि बच्चे और बूढ़े सबसे ज़्यादा जो है वल्नरेबल होते हैं इस केस में। अगर मैं इस बीमारी की बात करूं तो इसमें क्या बच्चों और बूढ़ों में इसके लक्षण बदल जाते हैं कुछ? देखिए, सिवियरिटी बढ़ जाती है, उनकी जो आपकी इम्यूनिटी होती है, मैं बोलता हूँ प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो कमज़ोर होती है बच्चों में भी और बूढ़ों में भी। और उनको कुछ ना कुछ और चीज़ें भी चल रही होती हैं जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उसकी वजह से कुछ एग्रावेट हो जाती हैं चीज़ें। आपको पेशेंट गया एनाफिलैक्सिस में बट फंस दूसरी चीज़ में गया। ओके। अगर एस्थमा था तो एस्थमा आपका बिगड़ जाता है, एस्थमा फिर चलता रहता 3-4 दिन। तो ये चीज़ें हैं कि भाई आपकी जो इम्यूनिटी है या प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमज़ोर होती है, उस वजह से रिस्पॉन्स भी स्लो रहता है। और रिस्पॉन्स मतलब अगर हम दवाई देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी स्लो रहेगा, और जो आपके सिम्टम्स होंगे वो ज़्यादा सीवियर होंगे। तो मेजरली आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी है जिसे एनाफिलैक्सिस से बचना है, तो उसका मेजर एक तरीका ये है कि भाई अपनी इम्यूनिटी ठीक रखो, जिससे कि बाई चांस कोई अननोन एलर्जन जो है अगर आप इनहेल भी कर लें या इनटेक कर लेते हैं तो आपको एनाफिलैक्सिस इतना सीवियर ना रहे। बिल्कुल। और इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए कुछ नुस्खे? देखिए, खाना अच्छा खाइए। सब लोग हमसे यही पूछते हैं कि भाई इम्यूनिटी बिल्ड कैसे की जाए, तो हम सबको यही बोलते हैं, देखिए आप 3 वक्त का खाना सही टाइम पे खाएंगे, पर्याप्त मात्रा में खाएंगे, तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। हम लोगों में दिक्कतें यही हैं कि हम मशीन की तरह दौड़ रहे हैं, खाने का समय नहीं है, जो भी हाथ में आता है वो खा लेते हैं। और यहाँ तो दिक्कत ये है कि हाथ में आया वो कुछ खा लिया, वो एलर्जन निकला तो बीमारी और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मौसम लगातार बदलता है, प्रदूषण का हाल तो हम सब जानते हैं, क्या ये भी ट्रिगर करता है एनाफिलैक्सिस को? देखिए, प्रदूषण आपकी एक तरह से एलर्जीज़ को बढ़ा देता है, आपका जो एलर्जिक टेंडेंसी है उसको बढ़ा देता है। अब एलर्जीज आपको चाहे अपर एयरवे हो सकती है, चाहे लोअर एयरवे हो सकती है, तो उसकी वजह से जो दमे का रिस्क है या अपर एयरवे सिम्टम्स हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, आंखों में झुंझुनाहट, तो ये चीज़ें सारी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। एक तरह का ट्रिगर मैकेनिज्म बन जाता है, अपने आप से वो करता नहीं है बट ट्रिगर मैकेनिज्म बना देता है। सबसे वियर्ड ट्रिगर्स कौन से लगते हैं आपको एनाफिलैक्सिस के, जो आपने केस सीरीज में पढ़े हो, देखे हो? नहीं देखिए, अब पढ़ने में तो हम बहुत चीज़ें, ज़्यादातर लोगों को ये सी फूड से बहुत होती है, पीनट से बहुत होती है, लोगों को पी बटर से बहुत होती है, और पाइनएप्पल से हो जाती है। एक हमारे पास शख्स आए थे, उनके पास तो मैंगो से हो गई थी। अच्छा। तो हमने फिर उनके टेस्ट करवाए तो वो पॉजिटिव आए, तो हमने कहा था वो मैंगो शेक का उनको बहुत शौक था, तो हमने वो बंद करवाया तो ठीक हो गए। तो जो बड़ा वियर्ड आया था, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ही थे एक हॉस्पिटल में हमारे साथ काम करते, तो वो ओटी ड्रेस पहनी उन्होंने, तो उसकी वजह से एकदम उनको एनाफिलैक्टिक शॉक में चले गए।
तो फिर वो कल्प्रिट हमें पता लगा कि वो ओटी ड्रेस थी, तो ओटी ड्रेस चेंज करवा दी तो ठीक हो गए। अच्छा, यानी लेटेक्स की बात करें आप, लेटेक्स से भी कई बार एनाफिलिक्सिस। लेटेक्स से भी हो जाता है, बट ओटी ड्रेस में वो लेटेक्स नहीं था, सिर्फ कपड़ा ही था वो। ओके। तो ये चीज़ थी। और कुछ एक बार एक पेशेंट थे हमारे पास, हमने उनको पैरासीटामोल दिया, बुखार आ रहा था, उससे हो गया। अब पैरासीटामोल तो सबसे कॉमन चीज़ है जो लोग टॉफ़ी की तरह खा लेते हैं, बिल्कुल। अब किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो उससे हो गया, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी कि भाई अब दें तो क्या दें अगर बुखार उतारना है तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा टफ भी हो जाती हैं, सोच के भी करना पड़ता है, क्योंकि एकदम ना ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो थोड़ा सा संयम देना ज़रूरी है पेशेंट को, क्योंकि वो घबराया होता है उस दौरान मेरे साथ क्या होने वाला है, और हमें भी समझदारी से काम करना पड़ता है। बिल्कुल सर, वो तो उसके लिए तो सलाम है ही आपको। अच्छा सर, एक बार मैं केस स्टडी पढ़ रहा था अभी जिस पर रिसर्च करते हुए कि इंजेक्शन से, किसी वैक्सीन से या इंजेक्शन से भी एनाफिलिक्सिस ट्रिगर कर सकता है। बिल्कुल। एनाफिलैक्सिस तो जल्दी जो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट वो हर एक वैक्सीन में लिखा होता है कि भाई एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है। तो जनरली एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस वैक्सीन से हो सकते हैं। तो हम जब भी अपने पेशेंट्स को वैक्सीन लगवाते हैं, एक प्रॉपर वैक्सीनेशन सेटअप में लगवाते हैं, जहाँ पे एपिनेफ्रिन पेन हमेशा अवेलेबल रहता है। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हाँ कहीं भी आप जाके लगवा लो अपनी वैक्सीन, हम कहते हैं कि एक अपना वैक्सीनेशन प्रॉपर वैक्सीनेशन सेंटर में लगाओ। अगर आपको एनाफिलैक्सिस होता है, एलर्जी होती है, तो हम उसी दौरान हम वहाँ पे ट्रीटमेंट आपको दे सकें। अच्छा, एनाफिलिक्सिस जिस तरह से होता है, जैसे आपने कहा भी था कि बहुत जल्दी होता है, बहुत सडन होता है, तो लोग कई बार इसको कंफ्यूज भी कर लेते होंगे कि बस घबराहट हो रही है, बीपी एकदम से गिर गया है, तो ऐसा फ़र्क कैसे किया जाए? देखिए जनरली तो पेशेंट्स को चोकिंग होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ, पेशेंट्स जनरली जो होते हैं उनको जैसे ही कुछ खाया उसके बाद चोकिंग होनी शुरू हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, एक तरह से यहाँ पे आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, स्ट्राइडर कहते हैं उसको हम, वो आना शुरू हो जाता है, फिर बीपी कम हो जाता है। तो ये चीज़ होनी, अगर आपको लग रहा है कि सांस में परेशानी होनी शुरू हो गई है, एक तरह से यहाँ से सीटी, गले से सीटी बज रही है, तो आप फटाफट अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आप तो ये बता रहे हैं, मैं सोच रहा था कि जो शादी ब्याह का वक्त है, हम शादी ब्याह में हमारे यहाँ आदत होती है कि हम अपनी प्लेट में सूखे मेवे से लेकर झींगा तक रख लेते हैं, और जो कि अपने आप में काफ़ी एनाफिलिक्सिस को ट्रिगर कर सकते हैं जैसा आप बताते हैं। तो जब आसपास इतना खाने का हो तो कोई कैसे डिसाइड करे? क्या सिर्फ हिस्ट्री एक तरीका, या कोई और भी प्रिकॉशन है जो आप जेब में डाल के चल सकते हैं? नहीं, देखिए जनरली तो अब जिनकी हिस्ट्री रही है हम उनको बोलते हैं कि एपीपेन अपने पास रखो। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे श्योर शॉट ट्रीटमेंट तो यही है। और दूसरा, नई चीज़ों को जब भी आप ट्राई करना है तो बड़ी स्मॉल अमाउंट में या क्वांटिटी में करो, कि भाई आपको अगर कुछ लगता भी है तो स्किन पे एलर्जीज या कुछ इस तरह का होना शुरू हो, ऐसा ना हो कि आपको एकदम सांस में घुटन होनी शुरू हो जाए। जब हम एक्सेस चीज़ ले लेते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्रिगर ले लेते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एलर्जन ले लेते हैं, तो ही फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स भी आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनाफिलैक्टिक शॉक। तो क्या अल्कोहल से भी होता होगा? बहुत लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल होती हैं। देखिए होने में तो किसी स्पिरिट्स हैं ये, वैसे तो ये है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास आया हो पेशेंट्स के जिससे अल्कोहल से हमें एनाफिलैक्टिक शॉक हो गया। हाँ, बट कुछ ऐसा होता है कि भाई कुछ पेशेंट्स एंटीबायोटिक्स पे होते हैं और वो फिर अल्कोहल ले लेते हैं, तो उससे रिएक्शन होने का रिस्क रहता है। तो हम पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं कि जब तक आपकी एंटीबायोटिक चल रही है तब तक आप अपनी अल्कोहल से थोड़ी दूरी बनाए रखें। सर, देसी घरों में तो मैंने देखा है कई नुस्खे होते हैं कि अगर किसी को इस तरह की एलर्जी हो जाए तो लोग पहले नींबू, शहद, अजवाइन, नमक, इस तरह की चीज़ें उपयोग करते हैं। क्या खतरनाक है या हार्मलेस है? देखिए ये चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ तक गले का दर्द का सवाल है या गले में आपको खिच का सवाल है, तब तक तो आपकी ये शहद और इलायची ये सब चीज़ें काम करती हैं। बट जब एनाफिलैक्सिस का सवाल आता है कि हनी में भी कभी कभी बी स्टिंग्स होते हैं, तो वो भी एक तरह का एलर्जी का सोर्स बन सकता है और आपका ट्रिगर कर सकता है। तो थोड़ा सा जब भी एनाफिलैक्टिक शॉक में पेशेंट हो या रिकवर कर रहा हो तो थोड़ा सा एहतियात से ही ये चीज़ें करनी चाहिए। और सर आजकल जो है जोर जो है एक्सरसाइज पे भी है ना? जिम्स जाते हैं और हम मान लीजिए प्रोटीन्स खाते हैं ना, फैट बर्नर खाते हैं, और उनके पीछे कंटेंट हम पढ़ नहीं पाते, एलर्जिक इन्फॉर्मेशन है कम पढ़ पाते हैं, तो क्या एनाफिलैक्सिस का इसमें ज़्यादा जोखिम रहता है? अरे देखिए, जो एनाफिलैक्सिस का जो एक नॉन एंटिटी है या नॉन एलर्जन है वो प्रोटीन्स होता है। तो उसमें ये प्रोटीन्स भी शामिल होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स आपके होते हैं।
प्लस आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, वो भी एक ट्रिगर बन जाता है। तो एक्सरसाइज प्लस प्रोटीन्स दोनों इनटेक आप कर रहे हो तो हो सकता है आपका एनाफिलैक्सिस होने का रिस्क बढ़ जाता है, अगर आपकी हिस्ट्री है ऐसी। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कि सबको होगा ही होगा, बट जिन पेशेंट्स की हिस्ट्री है और जिन पेशेंट्स को एक्सरसाइज से भी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और नई चीज़ आपने ट्राई कर ली, उसमें प्रोटीन्स है, वो सूट नहीं किया और एक्सरसाइज करते जा रहे हो, तो बॉडी में एक तरह का स्ट्रेस बन जाता है और वो चीज़ एनाफिलैक्सिस के रूप में आपको प्रस्तुत कर जाती है। सर पॉडकास्ट जो हैं देख सुन रहे हैं, उनके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि मेरे दिमाग में भी आया कि अब मान लीजिए हम अब तक इस बीमारी के बारे में नहीं जानते थे, आज जान गए, तो अगर हमें आइडेंटिफाई करनी हो कि अब देखा जाए कि हमें किन किन चीज़ों से एलर्जी है, तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो लोगों को तुरंत जाके करा लेने चाहिए जिससे एक हिस्ट्री कम से कम समझ में आए उन्हें? देखिए, एलर्जी टेस्ट है जो हमारे एरो एलर्जेंस और फूड एलर्जेंस के लिए होते हैं, वो आपके ब्लड टेस्ट भी होते हैं, ब्लड के थ्रू भी हो जाता है। आपके स्किन प्रिक टेस्ट भी होते हैं जो हम स्किन पे हम करके एक एक चीज़ से देखते हैं कि आपको एलर्जी हो रही है कि नहीं हो रही। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एलर्जन देते हैं जिससे आपको अगर हो भी रही होगी तो वो पॉजिटिव होगी, बट और आपके टोटल आईजी होता है। बट मैं वही बोलता हूँ कि वो आपको 10 चीज़ों से बता देगा कि एलर्जी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट का हिस्ट्री रहता है कि भाई सबसे पहले अगर पेशेंट को उस चीज़ से दिक्कत हो रही है तो फिर, और ये टेस्ट के साथ भी पॉजिटिव आ रही है, तो हम उसको फाइनलाइज करते हैं कि हाँ इस चीज़ से आपको परेशानी है, तो इस चीज़ से दूर हट जाएंगे तो आपकी जीवन थोड़ा सरल बन जाएगा। सेकंड लास्ट सवाल सर, कि अपने फ्रेंड जो आपने बताया कि एक बहुत ही कारगर इलाज है, लेके चलना चाहिए, तो अगर आप लोग बताएं, हमें थोड़ा आइडिया दें कि ये कितना महंगा कितना सस्ता है, जैसे कि लोग अफोर्डेबल भी है? देखिए, जनरली वो तो वन टाइम ही आपको लगना है और अफोर्डेबल ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगा है। और दूसरा, एक इंजेक्शन आपने हमेशा रखना है अगर आपकी हिस्ट्री है। अगर आपकी हिस्ट्री नहीं है तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि सबको रखने की ज़रूरत है, जिन लोगों को एनाफिलैक्सिस की हिस्ट्री है उन लोगों को ही रखने की आवश्यकता है। ओके। तो सर आखिरी सवाल मेरा, मान लीजिए अस्पताल में कोई एनाफिलैक्सिस का केस आता है, और क्योंकि आप जैसा आपने बताया कि मिनटों का खेल है, तो काफ़ी प्रेशर तो रहता ही होगा, लेकिन ज़रूरी प्रोटोकॉल क्या है, किन प्रोटोकॉल का, आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है उसका मेजरली? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि भाई पेशेंट जब आता है तो पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो जाती है, पेशेंट को चोकिंग होनी शुरू हो जाती है, स्ट्राइडर हो जाता है, फिर आपको सीटीसी बजनी शुरू हो जाती है लंग्स में, फिर उसके बाद आपका सर्कुलेशन कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम डिप कर जाता है, और फिर आपको चमड़ी में भी स्किन में भी खुजली हो रही होती है। तो ये जनरली जो सिम्टम्स हम देखते हैं पेशेंट्स में, जब भी पेशेंट आता है तो उसको हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है। सपोर्ट अगर लग रहा है कि भाई एयरवेज हमें सिक्योर करने हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिक्योर करना है या सर्कुलेशन को सिक्योर करना है, तो सबसे हमारे इम्पोर्टेंस यही रहती है कि इन चीज़ों 3 चीज़ों को हम सिक्योर कर लें पहले, अगर ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो। सबसे पहली चीज़ फिर तो यही होता है कि एपीपेन हम लगाएं, 1:1000 में हम उस पर लगा देते हैं। फिर अगर लग रहा है कि भाई सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही तो नेबुलाइजेशंस ऐड करते हैं। थोड़ा ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन दिया जाता है। अगर बीपी कम हो रहा है तो हम फ्लूइड्स देते हैं, क्रिस्टलॉइड्स देते हैं कि जिससे थोड़ा सा बीपी इनका पिकअप करे, कहीं ऐसा ना हो शॉक में चले जाएं। शॉक का मतलब होता है अगर आपके दूसरे ऑर्गन्स काम करना कम हो जाएं, किडनीज पे दबाव आ जाए। तो हमें हर एक ऑर्गन को सही तरह से काम करने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है, जब तक ये एक तरह का जो एनाफिलैक्टिक शॉक का टाइम होता है उसको निकालना होता है। बाकी सर अंत में आपको जोड़ना चाहें, बताना चाहें? नहीं, मैं यही जोड़ना चाहूँगा कि भाई देखिए, अपने सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि भाई आप अपने ट्रिगर्स को पहचानें। अगर आप ट्रिगर्स को पहचान लेंगे, आप विजिलेंट रहोगे और आपको पता कि ये चीज़ मेरे को नहीं सूट करती है, तो उन चीज़ों को नहीं लोगे तो आपकी जीवन वैसे ही सरल चलता जाएगा। हाँ, अगर आपने ट्राई भी करना है तो स्मॉल अमाउंट ट्राई करिए, अगर आपको सूट कर रही है तो वो लीजिए, अगर नहीं सूट कर रही है तो उससे दूर हट जाइए। तो लब्बुलुबाब जो है समझ में आता है कि जो भी खाएं देख कर खाएं, समझ कर खाएं। एक बार देख लें कि आपको उस चीज़ से एलर्जी हो रही है, आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है, चाहे वो खाना हो चाहे परफ्यूम हो। पैच टेस्ट करें। और एनाफिलैक्सिस में सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि आप विजिलेंट रहें, आप देखते रहें, सुनते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, आपने इतना समय दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके धैर्य के लिए। हेलो डॉक्टर के एक और एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे, एक और नई बीमारी पर, एक और नई कंडीशन पर बात करेंगे। तब तक आप डॉक्टर साहब का शुक्रिया कहिए कमेंट्स में, और कोई सवाल हो तो लिखिएगा, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।
थैंक यू।